बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रामधन गबन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में अगले सोमवार तक सुनवाई टाल दी गई है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के पुनर्गठन के लिए कहा। आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस पूरे मामले में राजनीति बिल्कुल नहीं चाहते। सुनवाई को टाल दिया गया है बहरहाल, लेकिन कई बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई। कोर्ट ने कहा मामले में राजनीति नहीं चाहते। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी का पुनर्गठन किया जाए और इस बार आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी बने। मामले का राजनीतिकरण ना हो, मामले को राजनीति से दूर रखा जाए, क्योंकि विषय आस्था का है। अगले सोमवार तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है, लेकिन बता दें कि स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को भेजी थी और उसके बाद आज जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के पुनर्गठन के लिए कहा है। दोबारा एसआईटी बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी बनाने की बात कही जा रही है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मामले में राजनीति नहीं चाहते। मामले को राजनीति से दूर रखें, इसे राजनीति का शिकार ना बनाएं। जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर लगातार प्रदेश में सियासी वार पलटवार का दौर देखने को मिला विपक्षी दलों की ओर से, उसको लेकर साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ कहा गया है कि मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति नहीं चाहते, मामले की जांच हो और इसीलिए एसआईटी का पुनर्गठन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब सुनवाई को अगले सोमवार तक के लिए टाल दिया गया। रामधन गबन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सोमवार तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है, लेकिन सुनवाई के दौरान बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई। 8 आरोपियों की गिरफ्तारियों की जानकारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के पुनर्गठन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि एसआईटी का पुनर्गठन हो और आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी बननी चाहिए। साथ ही मामले में राजनीति बिल्कुल नहीं चाहते। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि मामले में राजनीति नहीं चाहते हैं, यानी इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कोई भी सियासी दल या कोई भी प्रतिनिधि ना करे, क्योंकि ये पूरा मामला लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, करोड़ों की भावनाओं से मामला जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी ने स्टेटस रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें बताया गया है कि 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और क्या कुछ इस पूरी जांच में सामने आया, तमाम चीजों को लेकर जानकारी इस स्टेटस रिपोर्ट में दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले के लिए एसआईटी का पुनर्गठन किया जाए। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के पुनर्गठन की बात कही है और इस बार आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी बनाए जाने की बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई। तो ये तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और जो सबसे बड़ा संदेश कि मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से सियासी दल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, रामधन गबन मामले को लेकर जहां एक तरफ एसआईटी की ओर से जांच तेज है, अब स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी का पुनर्गठन हो और इस बार आईपीएस अधिकारी इस टीम की अगुवाई करें। आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी बनाने की बात कही गई। रामधन गबन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगले सोमवार तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई बड़ी बातें कही गई, जिनका जिक्र हमने अभी आपके सामने किया। स्नेहकमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेहकमल, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, क्या कुछ जानकारी?
सबसे पहले जो है एसआईटी की अब तक की जांच की जो स्टेटस रिपोर्ट थी वो सील बंद लिफाफे में जो है कोर्ट को सौंपी गई। उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने जब मामले की सुनवाई की तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं या कोर्ट चाहता है कि नए सिरे से एसआईटी का गठन हो और एसआईटी की अगुवाई अब कोई छोटा या निचले स्तर का अधिकारी ने बल्कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से एसआईटी गठन का आदेश देते हुए और इसी अगुवाई करने के लिए कहा कोई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी करे। अब इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार यानी 27 जुलाई को होगी। बिल्कुल स्नेह कमल, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा स्नेह कमल कि मामले में राजनीति नहीं चाहते, यानी ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरह इस मुद्दे को लेकर एक राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है सियासी दलों की ओर से। जिससे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यह देखना होगा कि आने वाले 1 साल के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं और राम मंदिर चढ़ावा चोरी का एक मुद्दा ऐसा है जिसे कोई भी राजनीतिक दल चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों न हो, हालांकि सबसे अधिक उंगलियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर उठी हैं, लेकिन उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी ने इस मुद्दे को अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। सभी ने अपने अपने हिसाब से इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकी है और अभी भी इसको जो है राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है और अब तक इसे राजनीतिक रंग ही दिया गया। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए या इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्नेह कमल, अब क्या कुछ दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया सुप्रीम कोर्ट में और अब अगली सुनवाई की क्या दिशा हो सकती है? जी बिल्कुल, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अब तक एसआईटी की जो है रिपोर्ट है, हालांकि वो सील बंद रिपोर्ट ही याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये जो रिपोर्ट की कॉपी हमें भी दी जाए, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है भारत सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नहीं, सील बंद लिफाफा सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट के जज ही एसआईटी की चूंकि जांच अभी जारी है तो जांच की रिपोर्ट जो है याचिकाकर्ता को दी नहीं जा सकती। इसलिए हम भारत अपडेट ये नहीं कर सकता कि सील बंद लिफाफे की रिपोर्ट में अब तक क्या था, चूंकि वो मामला न्यायालय के विवेकाधीन है। लेकिन निश्चित रूप से जो है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेज ने यह फैसला दिया कि नए सिरे से एसआईटी गठन हो और एसआईटी की अगुवाई कोई वरिष्ठ अधिकारी जो आईपीएस स्तर का वरिष्ठ अधिकारी वो करे, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है पुरानी एसआईटी को लेकर बहुत संतोषजनक नहीं था। अन्यथा पुरानी एसआईटी की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट यही कहता ठीक है जांच जारी रखिए, हम आगे देखेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि हम नई एसआईटी गठन का आदेश देते हैं, तो कहीं न कहीं ये एक संकेत है कि पुरानी एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट शायद संतुष्ट नहीं था। बिल्कुल स्नेह कमल, तो यानी ये कह सकते हैं कि अब जब पुनर्गठन होगा एसआईटी का तो एक नए सिरे से जांच देखने को मिलेगी। नई एसआईटी गठन होगा तो हालांकि ये कहना बिल्कुल वाजिब नहीं हो कि बिल्कुल नए से जांच होगी, क्योंकि नई एसआईटी जब गठित होगी तो पुरानी एसआईटी की रिपोर्ट के कुछ चीजों को भी जो उसके हिसाब से अच्छी है वो ले सकती है। लेकिन अब नई एसआईटी गठन के बाद देखना होगा कि नई एसआईटी गठन अपनी जांच की प्रक्रिया किस तरह से शुरू करती है, पुरानी एसआईटी की जांच रिपोर्ट को मानती है, पुरानी जांच रिपोर्ट को आधार मानती है, या सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार नए सिरे से जांच करती है। बिल्कुल स्नेह कमल, आप नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। लखनऊ के जवाहर भवन में भीषण आग लगी। जवाहर भवन में कई सरकारी विभागों के दफ्तर हैं। घटनास्थल से जो तस्वीरें वीडियो सामने आए वो ये बताने के लिए काफी हैं कि आग कितनी भीषण है। फिलहाल दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। अब बताया जा रहा है कि जवाहर भवन की कैंटीन में भीषण आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि आग लगने से पहले सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। तो जवाहर भवन की कैंटीन में भीषण आग लगी, ये जानकारी प्रारंभिक तौर पर सामने आ रही है। हालांकि जांच इस बात को लेकर अभी हो रही है कि आखिर आग लगने का कारण क्या है। लेकिन घटनास्थल से भयावह तस्वीरें सामने आई। ये बताने के लिए ये तस्वीरें काफी थी कि कितना बड़ा ये हादसा था। मामले की जानकारी मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि कैंटीन में आग लगी, लेकिन गनीमत ये रही, राहत की बात ये रही कि आग लगने से पहले सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
लखनऊ के जवाहर भवन से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां भीषण आग लगने के बाद परिसर में हड़कंप मच गया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर नियंत्रण पाया गया। लखनऊ के जवाहर भवन की तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से धुएं का गुब्बार आसमान में उठ रहा है। भवन में चौथे तल पर आग लगी थी। आग पूरी तरह से बुझा ली गई है, कोई हताहत नहीं है, स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है। हमारे एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग के सभी कर्मियों ने मिलकर के आग बुझा ली है, कोई हताहत नहीं है। अभी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। अब खबर आगरा से, जहां बिजली की समस्या को लेकर लोग सड़क पर उतर आए, जोरदार प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध कनेक्शन देने की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और यही कारण है कि बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। जयपुरिया के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि बार बार लाइट जाने से परेशानी होती है, बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं, लोगों का आरोप है कि अवैध कनेक्शन देने के चलते जयपुरिया के करीब 500 लोग प्रभावित हो रहे हैं। जयपुरिया के लोगों ने एसडीओ और एक्सीएन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने जांच की मांग की। आगरा के जयपुरिया से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अवैध कनेक्शन दिए गए हैं, इसी वजह से लगभग 500 लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है इस चीज का। बिजली आपूर्ति ठीक तरह से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आलम यह है कि बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ने लगा है। ऐसे में लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। एसडीओ और एक्सीएन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिजली की समस्या को लेकर आगरा में स्थानीय लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली आपूर्ति ठीक से नहीं हो रही है, बार बार लाइट काट दी जाती है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भीषण गर्मी में उन्हें परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। अब ऐसे में स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो और एक्सीएन साथ ही एसडीओ पर गंभीर आरोप लगाए प्रदर्शनकारियों ने। जयपुरिया के लोगों ने एसडीओ और एक्सीएन पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि निष्पक्ष जांच हो इस पूरे मामले में और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई हो। अवैध कनेक्शन देने के चलते जयपुरिया के करीब 500 लोग प्रभावित हो रहे हैं। तमाम बातें स्थानीय लोगों की ओर से की गई, प्रदर्शनकारियों की ओर से कही गई, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मिर्जापुर में अहरौरा थाना पुलिस ने शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसे गाड़ियों में भरकर बिहार ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपियों में 2 झारखंड और 1 मिर्जापुर का रहने वाला है। एसपी ऑपरेशन राजकुमार मीणा के मुताबिक वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी मिर्जापुर से शराब खरीद कर बिहार में ऊंचे दामों पर बेचते थे। अब पुलिस शराब के स्रोत और पूरे नेटवर्क की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। मिर्जापुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली। नशा तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की ओर से अमल में लाई गई है। शराब तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है टीम ने। अंग्रेजी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। अब आगे की पूछताछ की जा रही है। लोगों से पूछताछ के जरिए प्रशासन ये पता लगाने की कोशिश कर रहे कि शराब के स्रोत और पूरा नेटवर्क कहां से जुड़ा है। दिनांक 18/19 जुलाई 2026 की रात्रि को थाना अरोरा के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसके क्रम में मुखबिर की सटीक सूचना पर 2 गाड़ियों को जो है वो चेकिंग के लिए रोका गया और जब रोकने के उपरांत उनकी चेकिंग की गई तो उनके गाड़ियों में जो है वो शराब की बोतलें जो हैं वो भरी हुई थी। पूछताछ के क्रम में यह सामने आया है कि मिर्ज़ापुर से ही ये शराब की बोतल जो है वो ठेके से खरीदी गई थी, जिसके क्रम में ये लोग मिर्ज़ापुर से शराब की बोतलें खरीदकर और बिहार के जो है वो जनपदों में महंगे रेट्स पर ब्लैक में अवैध रूप से बेचा करते थे।
और वहीं कानपुर में नवाबगंज पुलिस और सेंट्रल जोन साइबर क्राइम टीम ने साइबर ठगी करने वाले संगठित गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य सरगना क्षितिज अभी भी फरार बताया जा रहा है। आरोपियों के कब्जे से बैंकिंग दस्तावेज, कई एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, 58,800 रुपए नगद, कार और बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोगों को मुनाफे का लालच देकर बैंक खाते खुलवाते थे और उन्हीं खातों के जरिए साइबर ठगी की रकम का लेन देन करने का काम करते थे। गिरोह से जुड़े खातों पर 50 से अधिक साइबर शिकायतें दर्ज हैं। कानपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी गैंग का पर्दाफाश किया है। नवाबगंज पुलिस ने 6 आरोपियों को धर दबोचा है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी भी मुख्य सरगना पुलिस के शिकंजे से दूर है। बैंक खाते किराए पर लेकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कई आरोपी शिकंजे में हैं, लेकिन मास्टरमाइंड यानी मुख्य सरगना अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है। लेकिन प्रशासन की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि जल्द ही मुख्य आरोपी तक भी टीम पहुंच जाएगी। गिरोह से जुड़े खातों पर 50 से अधिक साइबर शिकायतें दर्ज हैं। साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ प्रशासन की ओर से किया गया। बड़ी शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देते थे। 18/7/2026 को एक सूचना प्राप्त होती है कि गंगा बैराज में कुछ अभियुक्तों द्वारा बैंक के एटीएम कार्ड एवं अन्य डिटेल्स को जलाया जा रहा है एवं कुछ पैसे इनके बीच में बांटे जा रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही साइबर टीम द्वारा एवं नवाबगंज की टीम द्वारा वहां छापे मारी गई और 6 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ एक मोटरसाइकिल और एक कार एवं कुछ पैसे बरामद किए गए। इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा रहता था कि ये मासूम लोगों को जाल में लेके उनके अकाउंट डिटेल्स लेके उनके द्वारा अकाउंट खुलवाते थे। और वहीं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 फर्जी किन्नरों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों से जबरन पैसे वसूलते थे और विरोध करने पर अभद्रता और गाली गलौज करते थे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर अभियान चलाकर सभी आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में उनके फर्जी किन्नर होने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने सभी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब जीआरपी ने यात्रियों से ऐसी घटनाओं की जानकारी तुरंत प्रशासन को देने की अपील की है। बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज किया जा चुका है और इस पूरे मामले में अब आगे की कार्रवाई प्रशासन की ओर से अमल में लाई जा रही है। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई है कि फर्जी किन्नर बनकर अब खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट ने ऑपरेशन दहन के तहत विभिन्न थानों में जब्त किए गए करोड़ों रुपए मूल्य के गांजे को नियमानुसार नष्ट कर दिया है। अदालत की प्रक्रिया पूरी होने और पुलिस आयुक्त के निर्देश पर मादक पदार्थों को आग लगाकर नष्ट किया गया। नैनी पुलिस ने गांजा नष्ट किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई गई। अधिकारियों का कहना है कि गांजे की तस्करी का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला है, लेकिन लगातार कार्रवाई से तस्करों पर प्रभावी शिकंजा कसा जा रहा है। प्रयागराज में नशे के खिलाफ प्रशासन का कड़ा एक्शन देखने को मिला। लगातार कार्रवाई से तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि गांजे की तस्करी का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला है, लेकिन प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पर रोक लगाई जाए और आरोपी सलाखों के पीछे हों। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर मादक पदार्थों को आग लगाकर नष्ट किया गया। नैनी पुलिस ने गांजा नष्ट किया है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। हरदोई में भाजपा के नवनियुक्त अवध क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी का पहली बार आगमन हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारी बारिश के बावजूद उत्साह चरम पर रहा। जिला कार्य समिति बैठक में हरदोई संगठन की मेहनत और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा, यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लगातार संगठन को मजबूत किया जा रहा है, साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। जनता विकास, सुशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जता रही है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। शंखनाद हो चुका है।
चुनावी तैयारियों का, और ऐसे में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान लगातार किया जा रहा है। बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी हरदोई पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। और वहीं कुशीनगर के विशुनपुरा थाना क्षेत्र के दुदही कस्बे में स्थित टीपू इंफॉर्मेशन एंड ऑनलाइन सेंटर एवं टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसी पर एसडीएम की छापेमारी से हड़कंप मच गया। करीब 2 घंटे तक अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की और पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में कागजी हेरफेर की आशंका के चलते एसडीएम संदिग्ध लैपटॉप और सीपीयू अपने साथ ले गई। हालांकि उन्होंने मीडिया के कैमरे पर कोई बयान देने से इनकार कर दिया। फिलहाल जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो प्रशासन मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। कागजी हेरफेर की आशंका जताई जा रही है। आगरा में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खुद को कृषि भवन का अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करने वाले एक फर्जी सरकारी अफसर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लोन मंजूर कराने के नाम पर कमीशन मांगता था और लोगों को डराकर फर्जी क्यूआर कोड के जरिए पैसे वसूलने का काम करता था। सीबीआई ने डिजिटल ट्रैप के जरिए उसे आगरा के डॉकी क्षेत्र से धर दबोचा है। जांच में कई मोबाइल नंबर्स और बैंक खातों के इस्तेमाल का खुलासा हुआ। अब सीबीआई आरोपी के पूरे नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। तो देखिए, सीबीआई की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई, जहां खुद को अफसर बताकर लोगों को डरा धमकाकर वारदात को अंजाम देता था। मुरादाबाद में सोमवार सुबह हुई तेज बारिश ने स्मार्ट सिटी के दावों की हकीकत सामने ला दी। कुछ ही देर की बारिश में शहर की प्रमुख सड़कें और नालियां पानी से भर गई, जिससे कई इलाकों में जलभराव और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वाले लोगों को उठानी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश में यही हाल होता है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकला। पहली ही तेज बारिश में ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खुलने से नगर निगम और संबंधित विभागों की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रतापगढ़ में गोताखोरों ने 2 किशोरों का शव बरामद किया है। बता दें कि 3 किशोरों के नदी में डूबने का मामला सामने आने के बाद स्थानीय गोताखोरों की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। एक शव को पहले ही बरामद किया जा चुका था। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रतापगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां तीनों किशोरों का शव बरामद किया जा चुका है। बता दें कि इससे पहले एक किशोर का शव निकाल लिया गया था नदी से बाहर। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि बारिश के समय में जल स्रोतों से दूर रहें, अन्यथा छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। बता दें कि घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद 2 किशोरों का शव बरामद किया गया। हालांकि इससे पहले एक किशोर को नदी से बाहर निकाला जा चुका था। प्रतापगढ़ अचलपुर गांव के 3 युवक कृष्णा सोनी, अनुराग सोनी और अमित सोनी की किशुनदासपुर पुल के पास नदी में डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी। एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोरों की मदद से उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। तीनों का शव बरामद हो गया है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, परिजनों की कोई मांग भी है? नहीं, कोई मांग से भी अवगत नहीं कराई गई। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।